आज हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिस्कस करेंगे और ये डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिस्कस करने से पहले हम ज़रा रेस्ट एंड मोशन को डिस्कस कर लेते हैं। रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट। रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट नहीं है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रेस्ट और मोशन हमारे पास रिलेटिव होते हैं। रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव है। ये मॉडर्न फिजिक्स एंड क्लासिकल फिजिक्स दोनों का कंसेप्ट है। सबसे पहले हम एब्सोल्यूट को डिस्कस करते हैं और एब्सोल्यूट के बाद हम रिलेटिव को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज मीन बाय एब्सोल्यूट? व्हेन ए क्वांटिटी रिमेन्स सेम फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर। व्हेन ए क्वांटिटी रिमेन्स सेम फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर। एक चीज, ठीक है, मतलब इसका क्या है? इसका मतलब ये है कि एक चीज़ कायनात के तमाम ऑब्जर्वर के लिहाज से क्या हो, वो सेम हो, उसमें किसी किस्म की तब्दीली ना आए, इसे एब्सोल्यूट कहा जाता है। मिसाल के तौर पर टाइम है, तो अगर हम टाइम को डिस्कस करें तो टाइम हमारे पास क्या है? टाइम एब्सोल्यूट है। यहाँ पर हम इसको स्ट्रिक्टली अगर डिस्कस करें तो टाइम हमारे पास एब्सोल्यूट होता है। मतलब इसका क्या है? अगर हमारे पास या मेरे पास घड़ी में 1 सेकंड गुजरता है तो इस दुनिया के तमाम लोगों की घड़ी में हमारे पास क्या होगा? 1 सेकंड ही गुजरेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि टाइम हमारे पास क्या है? टाइम हमारे पास एब्सोल्यूट है। एक दूसरा एग्जांपल अगर हम ले लें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लेंथ है, ये हमारे पास लेंथ है और ये 5 मीटर के बराबर आता है। ये 5 मीटर के बराबर आता है। इस ऑब्जेक्ट 1 के लिहाज से भी ये 5 मीटर के बराबर होगा और इस ऑब्जेक्ट 2 के लिहाज से भी क्या होगा? 5 मीटर के बराबर होगा। तो वो चीज़ जो हर ऑब्जर्वर के लिहाज से, जो हर ऑब्जर्वर के लिहाज से क्या हो? सेम हो, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एब्सोल्यूट कहते हैं। मतलब वो चेंज ना हो, ऑब्जर्वर की प्रेफरेंस के लिहाज से वो चेंज ना हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे एब्सोल्यूट कहा जाता है। दूसरा है हमारे पास रिलेटिव। When a quantity is different for different observer, जब एक क्वांटिटी या चीज़ डिफरेंट हो, ठीक है, डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिहाज से, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे रिलेटिव कहा जाता है। एक ना तो एब्सोल्युटली रेस्ट पर हो और ना वो ऑब्जेक्ट क्या हो? एब्सोल्युटली मोशन में होती है। जितनी भी चीज़ें इस यूनिवर्स में है वो रिलेटिवली दोनों स्टेट्स को ऑक्यूपाई करते हैं। अगर हम एग्जांपल ले लें, मिसाल के तौर पर ये सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक है, और सरफेस ऑफ अर्थ पर ये 2 ऑब्जेक्ट्स है, एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। अब इनिशियली ये दोनों रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी हमारे पास इनिशियली रेस्ट पर है। अगर एक तीसरा ऑब्जेक्ट इन दोनों को ऑब्जर्व कर रहा है और वो तीसरा ऑब्जेक्ट सी मार्स पर है, वो मार्स पर है, ठीक है, तो वो इन दोनों को इंस्टेड ऑफ रेस्ट ऑब्जर्व नहीं करेगा, वो इन दोनों को इंस्टेड ऑफ मोशन ऑब्जर्व करेगा। वो क्यों? वो इसलिए कि ये जो अर्थ है ये सन के अराउंड क्या कर रहा है? ये सन के अराउंड मूव कर रहा है। तो इनिशियली मेरे ऑब्जर्वर के लिहाज से या ऑब्जेक्ट बी के लिहाज से ऑब्जेक्ट ए क्या है? रेस्ट पर है, और ऑब्जेक्ट ए के लिहाज से ऑब्जेक्ट बी क्या है? वो भी रेस्ट पर है। लेकिन इस ऑब्जेक्ट सी के लिहाज से जो मार्स पर है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों मूव कर रहे हैं। तो इनिशियली क्या हो रहा है? इनिशियली ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट को भी ऑक्यूपाई कर रहा है, रेस्टेड को भी ऑक्यूपाई कर रहा है, और इसके साथ साथ जो है मोशन को भी क्या कर रहा है? मोशन को भी ऑक्यूपाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रेस्ट और मोशन हमारे पास क्या होते हैं? रिलेटिव होते हैं। अगर मैं इसको दूसरे अल्फाज में बयान करूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि तमाम मोशंस हमारे पास क्या है? तमाम मोशन हमारे पास रिलेटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल मैं अगर इस तरह से कंसिडर करूँ कि हमारे पास एक ट्रेन है, ठीक है, और ट्रेन में 2 ऑब्जेक्ट्स बैठे हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, और एक ऑब्जेक्ट सी इन दोनों को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो जब ये मूव करेगा, तो मूव करने के बाद ऑब्जेक्ट ए को ऑब्जेक्ट बी और ऑब्जेक्ट बी को ऑब्जेक्ट ए रेस्ट पर नजर आएंगे, ये दोनों रेस्ट पर होंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट सी को क्या होगा? ऑब्जेक्ट सी को ये दोनों मोशन में नजर आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ऑल मोशन आर रिलेटिव, ऑल मोशन आर रिलेटिव, ठीक है। अब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिस्कस करते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है।
A coordinate system related to which measurements are taken or observed describe a physical phenomena or event. इसको हम इवेंट से भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें कोई ऑब्जर्वर मेजरमेंट ले या कोई फिजिकल फिनोमेना या इवेंट को क्या करे, डिस्क्राइब करे, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। मेजरमेंट आर टेकन, इसका क्या मतलब है, कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका क्या मतलब है, और फिजिकल फिनोमेना या इवेंट का क्या मतलब है। इन तीनों को हम बारी बारी क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम सब जानते हैं कि वो जिसका ओरिजिन हो और 3 या 2 एक्सिस होते हैं, ठीक है। इट हैज़ 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जी। द कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन। दिस इज नोन एज स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम। This coordinate system या this system is used to specify position of point in a space, ठीक है। स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसकी 3 एक्सिस होते हैं, जिस तरह यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके क्या होंगे, 3 एक्सिस होंगे। इस सिस्टम में अगर हम किसी पॉइंट की पोजीशन को स्पेस में मालूम करना चाहें, मतलब ये हमारे पास एक पॉइंट है और हम इसकी पोजीशन को क्या कर रहे हैं, किसी स्पेस में मालूम करना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्स से इसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है, y से इसका डिस्टेंस कितना है और z से इसका डिस्टेंस कितना है। अगर ये तीनों हमारे पास इसका पता चल जाए तो हम फिर क्या कर सकते हैं, हम इस ऑब्जेक्ट का स्पेस में पोजीशन लोकेट कर सकते हैं। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो 3 लाइंस है ये कुछ इस तरह से होते हैं। ये तीनों हमारे पास क्या होते हैं, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब ये इस तरह की एक लोकेशन को क्या करता है, शो करता है, ठीक है। ये होता है x, ये होता है y, और ये हमारे पास क्या होता है, ये z होता है। फॉर एग्जांपल जिस रूम में हम बैठे होते हैं, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब एक स्पेस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। या एक मूविंग कार है या कोई भी चीज़ जो आप कंसिडर करते हैं डेली लाइफ में, ये हमारे पास स्पेस को या 3D को या 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा है हमारे पास स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम, सॉरी स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास क्या होगा, इट हैज़ 4 कोऑर्डिनेट्स। अब इसके क्या होंगे, 4 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक x होगा, एक y होगा, एक z होगा, और तीसरा या चौथा हमारे पास इसमें क्या होगा, टाइम भी हम क्या करेंगे, लेंगे। दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। यहाँ पर भी हमारे पास क्या होंगी, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि ये तीनों लाइंस हमारे पास क्या होंगे, ये तीनों लाइंस हमारे पास एक दूसरे के या सब दरमियान में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। और यहाँ पर हम एक क्लॉक को भी लेंगे। क्लॉक इसलिए लेते हैं कि ताकि हम यहाँ पर किसी इवेंट या फिजिकल फिनोमेना को क्या करें, डिस्क्राइब करें। दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस अलोंग विथ क्लॉक। दिस इज नाउन ए स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्क्राइब एन इवेंट और फिजिकल फिनोमेना। स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी इवेंट या फिजिकल फिनोमेना को डिस्क्राइब करते हैं। इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए हम 2 चीज़ों का सहारा लेते हैं। इवेंट को हम 2 चीज़ों की मदद से डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन का पता होना चाहिए, और दूसरा हमारे पास टाइम, ठीक है। इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए हम 2 चीज़ों का सहारा लेते हैं, एक उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन, एक उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ठीक है। या अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए हम इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन और पोजीशन के साथ साथ हमें टाइम भी पता होना चाहिए। मतलब क्या है, टाइम के लिहाज से अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को डिस्कस करूं तो ये ऑब्जेक्ट ए अब इनिशियली इस पॉइंट पर है, ठीक है, इनिशियली इस पॉइंट पर है, और कुछ टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट ए अपनी पोजीशन को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा, मतलब इस पॉइंट बी पर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक इवेंट या फिजिकल फिनोमेना से रेफर कर सकते हैं। और फिर इसके लिए हम क्या लेते हैं, इसके लिए हम 4 कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, एक्स वाई जेड, और टाइम का सहारा लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक रूम में बैठा हूँ, इसके मिसाल अगर मैं आपको समझाऊँ, मैं एक रूम में बैठा हूँ और ठीक है, और कुछ टाइम गुजरने के बाद मैं अपनी पोजीशन को क्या कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ, तो ये एक इवेंट है।
या एक फिजिकल फिनोमेना होता है। टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दो टाइप्स है, एक को हम इनर्शियल फ्रेम कहते हैं और दूसरे को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। इनर्शियल फ्रेम को आइडेंटिफाई करने की 3 तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब वो फ्रेम जिसमें एक्सेलरेशन क्या हो, 0 के बराबर। दूसरा वो फ्रेम जो स्टेशनरी हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी है, अगर उस गाड़ी का एक्सेलरेशन 0 है, उस गाड़ी का एक्सेलरेशन 0 है या रेस्ट पर है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वो इनर्शियल फ्रेम होगा, ठीक है। और तीसरा, अगर इस फ्रेम में या अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से न्यूटन्स लॉ भी वैलिड होते हो तो फिर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल होगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमें ये कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो तो हमेशा क्या होगा, रेस्ट पर होगा, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ना करें। और अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो हमेशा मूव करेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर एक्ट ना करे। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 2 इनर्शियल फ्रेम है। पहला वाला हमारे पास क्या है, रेस्ट पर है, और दूसरा हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि हमारे पास जब 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम हो तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रेफर करते हैं। तो वो कार भी हो सकता है, वो रूम भी हो सकता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है जो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ये दोनों इनर्शियल फ्रेम्स हैं, ये दोनों अब हमारे पास क्या है, इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि एक रेस्ट पर है और दूसरा हमारे पास क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो हमने अभी इस डेफिनेशन में पढ़ा कि हमारे पास क्या होना चाहिए, या रेस्ट पर होना चाहिए या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करना होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, ठीक है। हमारा जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा वो ये ऑब्जेक्ट एम होगा, मतलब हमने इस ऑब्जेक्ट एम को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि इस पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई हो सकते हैं या अप्लाई नहीं हो सकते। जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं होता, ठीक है। आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा है, F = ma, ठीक है। जब एक्सेलरेशन 0 के बराबर होगा तो अल्टीमेटली एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मास 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो जब मास 0 के बराबर नहीं होना तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स 0 के बराबर होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। तो जब एक्सेलरेशन 0 है तो मास तो 0 नहीं हो सकता। तो फिर हमारे पास इस इक्वेशन में क्या होना चाहिए, इस इक्वेशन में ये वाला टर्म 0 के बराबर होना चाहिए। फिर से सुने, जब ये a 0 के बराबर है तो ये m कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास है। तो जब ये a 0 के बराबर है तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा, अल्टीमेटली हमारे पास f 0 के बराबर होगा। तो जब ये ऑब्जर्वर इस मास m की एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करता है तो ये एक्सेलरेशन 0 के बराबर आता है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ 0 के बराबर है। तो यहाँ पर न्यूटन्स लॉ क्या होते हैं, यहाँ पर न्यूटन लॉ वैलिड होते हैं। तो फिर ये फ्रेम हमारे पास क्या है, ये फ्रेम हमारे पास इनर्शियल फ्रेम है। फिर से सुने, वो फ्रेम जो अनएक्सेलरेटेड हो, ठीक है, जिसमें एक्सेलरेशन 0 के बराबर हो। दूसरा, या वो रेस्ट पर हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो। तीसरा, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ वैलिड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जर्वर है, ये इस ऑब्जेक्ट मास m को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। अब जब ये फ्रेम रेस्ट पर होगा तो यहाँ पर अल्टीमेटली ये ऑब्जेक्ट m भी क्या होगा, रेस्ट पर होगा, मतलब इसमें एक्सेलरेशन 0 के बराबर होगी। और जब या ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ये गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर भी हमारे पास एक्सेलरेशन 0 के बराबर होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर एक्ट नहीं कर रही। तो फिर हम इस इनर्शियल या इस फ्रेम को हम क्या कहेंगे, इस फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। इनर्शियल फ्रेम वो होगा जो ये तीनों डिफिनेशन या दी तीनों स्टेटमेंट्स को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेटेड हो,
एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब इसकी एक्सेलरेशन 0 के बराबर ना हो। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, ठीक है, वो जो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। तो फिर उस गाड़ी को या उस फ्रेम को हम क्या कहेंगे, उसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहेंगे, ठीक है। उसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड ना हो, इसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड ना हो, तो फिर इस फ्रेम को हम क्या कहेंगे, इस फ्रेम को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। ये बात याद रखें, जहाँ पर एक्सेलरेशन होता है, जहाँ पर एक्सेलरेशन होता है तो मतलब वहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स क्या करता है, एक्सटर्नल फोर्स ज़रूर एक्ट करता है, ज़रूर एक्ट करता है। तो फिर हम इस इक्वेशन को F = ma की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम ज़रा एक्सप्लेन करें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ट्रेन है, ठीक है, और इसमें हमने एक बॉल या मास m को क्या किया हुआ है, अटैच किया हुआ है। अब अगर ये ट्रेन रेस्ट पर है, अब अगर ये ट्रेन रेस्ट पर होती या रेस्ट पर है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है, तो फिर इस ऑब्जेक्ट m की एक्सेलरेशन क्या होगी, 0 के बराबर होगी, क्योंकि अब ये ट्रेन क्या है, अनएक्सेलरेटेड है। लेकिन जैसे ही ये ऑब्जेक्ट या ये ट्रेन आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, एक्सेलरेट करेगा, तो एक्सेलरेट करने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये पीछे की तरफ क्या कर जाएगा, ये पीछे की तरफ मूव कर जाएगा, ये पीछे की तरफ मूव कर जाएगा। अब फोर्स तो इस ट्रेन पर लग रही है, ऑब्जेक्ट खुद ब खुद ही पीछे की तरफ मूव कर रहा है। ये बात याद रखें, एक्सटर्नल फोर्स इस ट्रेन पर लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स इस ट्रेन पर लग रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट एम पर ये फोर्स नहीं लग रही। अब ये बॉल क्यों पीछे की तरफ मूव कर गया, वो इसलिए कि हर एक्सेलरेटेड फ्रेम का, हर एक्सेलरेटेड फ्रेम का अपना एक फोर्स होता है, हर एक्सेलरेटेड फ्रेम का अपना एक फोर्स होता है, और उस फोर्स को हम सूडो फोर्स कहते हैं, या आप इसको फिक्टिशियस फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और इस कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट एम पर, इस कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट एम पर सूडो फोर्स क्या कर रही है, लग रही है, जो इसको पीछे की तरफ क्या करवा रही है, मूव करवा रही है। सूडो फोर्स एक फिक्टिशियस फोर्स होता है, मतलब एक मनगढ़ंत फोर्स होता है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट पर एक्ट करता है, और हर एक्सेलरेटेड फ्रेम में ये फोर्स होता है, मगर लगाने वाला नज़र नहीं आता है। मिसाल के तौर पर हम एक कार में बैठे हैं, ठीक है, और वो कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो गाड़ी आगे की तरफ या हम आगे की तरफ क्या हो जाते हैं, पुश हो जाते हैं। यहाँ पर पुश होना सूडो फोर्स की वजह से होता है। अब इस ऑब्जेक्ट एम पर सूडो फोर्स एक्ट कर रही है, जो इसी पीछे की तरफ मूव करवा रही है। अब अगर हम F = ma को लिखना चाहे, अब अगर हम F = ma को लिखना चाहे तो हम F = ma नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही है। एक तो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है और दूसरा हमारे पास फिक्टिशियस फोर्स है, ठीक है। तो अब हम इस इक्वेशन को कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे। इस इक्वेशन को F = ma के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अब इस इक्वेशन को हम कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे, F एक्सटर्नल प्लस Fp = ma के बराबर आ जाएगा। अब चूंकि ये बॉल मूव कर रहा है विदाउट फोर्स, जब भी कोई चीज़ विदाउट फोर्स के मूव हो जाए तो फिर वहाँ पर न्यूटन्स लॉ क्या होते हैं, वैलिड नहीं होते। तो फिर यहाँ पर F = ma को हम नहीं लिख सकते, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब ज़्यादातर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमारे पास अर्थ क्या है, अर्थ इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो ये बात याद रखिए, अर्थ हमारे पास क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि अर्थ क्या कर रहा है, सन के अराउंड मूव कर रहा है, मतलब इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। लेकिन इस एक्सेलरेशन को हम क्या कर लेते हैं, हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो फिर अर्थ हमारे पास क्या हो जाता है, अर्थ हमारे पास इनर्शियल फ्रेम हो जाता है, ठीक है।
यहाँ पर हमारे पास ये एक्सेलरेशन नेगलेक्ट हो जाता है या हम इसको नेगलेक्ट कर लेते हैं, तो हम स्ट्रिक्टली ये कह सकते हैं कि अर्थ हमारे पास क्या है, इनर्शियल फ्रेम है। 100% इनर्शियल फ्रेम वो होता है जो स्पेस में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या करे, मूव करे। ठीक है।